student, this is Shaheen, and in this particular lecture video, we are going to discuss another part of BCOA, जिसके अंदर हम लोगों ने 001, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियसली 3 लेक्चर्स को डिस्कस किया है। ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 9 एक ये लेंदी यूनिट के अंदर आती है, इसीलिए मैंने सोचा पहले ये वाली यूनिट करवा देती हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाए। नाउ यूनिट नंबर 9 इज लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस। क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको स्मॉल बिजनेस में फॉलो करनी पड़ती हैं, ऐसी क्या लॉज वाली चीज़ें हैं, लीगल चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, देन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, पार्टनरशिप हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, कंपनी हो गई, ये सारी टाइप्स। नेक्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कहाँ कहाँ से लाओगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट की बात करो तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, क्या इनका मतलब होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, वॉइड एग्रीमेंट क्या कहलाता है, फिर इसके बाद इंश्योरेंस। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो चैप्टर है ये कई पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स का पार्ट हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट जो बिल्कुल अलग है, और फिर जो थर्ड पार्ट है दैट इज इंश्योरेंस। ठीक है, तो इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना चाह रहे हो। डिपेंड करता है आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। ठीक है, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप ज्वाइन कर रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑन करना चाहते हो, तो इसका ये मतलब है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑन करोगे उसके अंदर यू आर ओनली द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर। आप खुद ओन करोगे, खुद मैनेज करोगे, खुद कंट्रोल करोगे इंडिविजुअली। ही और शी विल इन्वेस्ट, वो खुद ही इन्वेस्टमेंट करेगा जो अकेला पर्सन होगा, और उसी टाइम पे उसका रिस्क भी खुद होगा, और जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब कुछ उसको बियर करना पड़ेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एक मेजर होना चाहिए, उसकी एज 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है, इसकी आप स्टडी कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये देखने के लिए कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करती हूँ मैं, तो एडवांटेजेस में सारा का सारा अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं खुद बियर करूँगी क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ। कंट्रोल मेरा होगा, मैं अपनी जितनी कैपिटल लगाना चाहूँ ज़्यादा कम लगवा सकती हूँ, मेरा पर्सनल टच रहेगा, क्विक डिसीजन मेकिंग रहेगी क्योंकि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ सारी चीज़ों के लिए, और सीक्रेट रहती है सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं नुकसान की बात करूं तो अगर लॉस होता है सारा मुझे बियर करना पड़ेगा। अगर एक डेट है तो वो डेट पूरा का पूरा मुझे पे करना पड़ेगा। अगर कोई भी रॉन्ग डिसीजन होते हैं तो उसके लिए अकेली और अकेली मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर इन केस डेथ हो जाती है तो फर्म की जो लाइफ होगी वो शॉर्ट रहेगी, क्योंकि आपके बाद हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, कौन बनेगा। ठीक है, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंड करने का जो स्कोप होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होता एज कम्पेयर टू कंपनी वगैरह की मैं बात करूँ तो। पार्टनरशिप एक ऐसी फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 मेंबर्स की बात करूँ अगर, तो मैक्सिमम 20 मेंबर्स होने चाहिए इन प्राइवेट कंपनी, और अगर पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो 200 या अनलिमिटेड मेंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, द पर्सन ज्वाइन, वो सारे के सारे पर्सन एक साथ काम में आते हैं, सारा म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, प्रॉफिट होगा तो म्यूचुअली डिसीजन है, लॉस होगा तो म्यूचुअली डिसीजन है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वो एक वर्ड कंटेन करते हैं, दैट इज अ फर्म।
जो उनको कहलाता है कलेक्टिवली फर्म के नाम से उनको जाना जाता है। और जिस नेम पे वो होते हैं, द नेम अंडर विच जिनका बिजनेस होता है, वो फर्म का नाम कहलाता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाओगे। नाउ पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स कि कल को प्रॉफिट होगा तो कैसे होगा, डिटेल होगी पार्टनरशिप के बारे में, फर्म का नाम होगा, कैपिटल कौन कितनी दे रहा है, प्रॉफिट कितना शेयर होना चाहिए, कितना टाइम पार्टनरशिप चलेगी, क्या फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, अगर एडमिशन होता है तो क्या होगा, रिटायरमेंट होता है तो क्या सिनेरियो होगा, क्या फर्म को डिसॉल्व करना है, अगर कुछ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे फर्म का नाम, कहाँ बिजनेस शुरू हो रहा है, कुछ और चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड, डेट कब शुरू हो रहा है, नाम, पार्टनर्स का फुल और फर्म की ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और अगर मैं इसके भी फायदे नुकसान की बात करूं, तो अगर प्रॉफिट होता है तो सारे पार्टनर्स मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे, लॉस होता है तो सारे पार्टनर्स मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे। कभी कभी कैपिटल के रेशियो पे भी आपका डिपेंड करता है प्रॉफिट। ना इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आप नहीं रजिस्टर कराते हो तो आप किसी पार्टनर को कोर्ट में ले जाके सू नहीं कर सकते, फर्म थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकता, और नो पार्टनर कैन सू अनदर पार्टनर। आप फर्म को सू नहीं कर सकते, आप किसी थर्ड पार्टी को नहीं कर सकते, और आप किसी और पार्टनर को, अपनी फर्म के दूसरे पार्टनर को भी सू नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो इट्स योर टर्न, अब आप कर सकते हो, अब आप हर चीज़ के लिए कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि कोर्ट को एक प्रूफ चाहिए होता है, तो वो आप प्रूफ दे रहे हो ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी म्यूचुअल कोऑपरेशन के थ्रू होती है। पर्सन जो कि मेजर, हु आर मेजर एंड लिव इन सेम एरिया, जिनकी नीड्स वगैरह एक साथ हैं, वो एक साथ आते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं। ये किस एक्ट में आया है? इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में। और जो कैपिटल होती है सोसाइटी की, छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसको हम शेयर्स कह सकते हैं। जो मेंबर है वो 10% से ज़्यादा कैपिटल के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। द शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। शेयर्स ऐसा नहीं है आप किसी और को भी सोल्ड कर दो, जैसे कि कंपनी में होता है आप किसी को भी सोल्ड कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। यहाँ पे आपको टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी, मैनेजमेंट को एक जनरल बॉडी ऑफ मेंबर करनी पड़ती है। Government has exempted cooperative society for making payment of registration। गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि आप रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देंगे, आपको स्टैंप ड्यूटी के लिए कोई पेमेंट नहीं देनी, कभी भी आप बनाना चाहो ना। अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो यहाँ पे दे रखी है। दैट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, थ्रिफ्ट, लेबर एंड कंस्ट्रक्शन। अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो यहाँ पे 100 मेंबर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल के अंदर 15 मेंबर्स, कोऑपरेटिव्स में 50 मेंबर्स, थ्रिफ्ट में 25 मेंबर्स और लेबर में 50 मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो फॉर्मेशन होती है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे आपका नाम लिखा जाएगा, एड्रेस, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं उनका उद्देश्य क्या है, शेयर कैपिटल की डिटेल, हर एक मेंबर की क्या जिम्मेदारी है, क्या ड्यूटी है, क्या राइट्स है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, इंटरनल रूल्स, अंदर के कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स क्या रहेंगे, आप किस पर्पज से काम कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टीज आपने कहाँ खरीदी, और एफिडेविट, एफिडेविट ऑफ ईच प्रमोटर, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली, फैमिली का मेंबर नहीं होना चाहिए, ये एफिडेविट हो। और अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग अ प्रमोटर पर्सन टू साइन द एप्लीकेशन, साइन करेंगे एप्लीकेशन, कोई और डॉक्यूमेंट होगा, एज रिक्वायर्ड बाय द रजिस्ट्रार। इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती हूँ तो पास पास के लोग बन जल्दी से ज्वाइन होके ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर डेथ होती है या रिटायरमेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस बंद हो जाएगा, और लाइबिलिटी पार्टनर्स की लिमिट, मेंबर्स की लिमिटेड रहती है। यहाँ पे अगर आप मैनेजमेंट करते हो तो ये इतना कॉस्टली नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा कि स्टैम्प वगैरह के लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता।
इंटायर वर्क ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके मेंबर्स संभालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल इन्वेस्ट होता है इज ऑन द लोअर साइड। आपके मेंबर्स के बीच में डिफरेंस रहता है, आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते और कभी कभी मैनेजमेंट के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती। नेक्स्ट वन इज कंपनी। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे आप शेयर्स वगैरह इशू कर सकते हो। कंपनी अपना जन्म देती है जहाँ पे डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, जो इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है उसका, उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, जो उसका एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसको देख के हम कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको आप क्या कर सकते हो, लीगली इशू भी कर सकते हो, और ये फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर से अलग होती है। अगर डेथ होती है, रिटायरमेंट होता है, तो कंपनी को फर्क नहीं कर पड़ता, कंपनी विल स्टे कंटिन्यूस। और यहाँ पे ये परपेचुअल सक्सेशन का मतलब खत्म ना होने वाली, लॉन्ग टर्म तक चलने वाली। ठीक है, कोई आए कोई जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी इज क्रिएटेड ऑफ लॉ, देयरफॉर इट कैन बी डिसॉल्व। ये लॉ के द्वारा बनी है तो वो लीगल प्रोसीजर से ही खत्म भी लीगल प्रोसीजर से ही होती है। नाउ मैनेजमेंट की बात करूं तो द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी आर मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट करेंगे इलेक्शन ऑफ मेंबर्स से, थ्रू नॉमिनेशन अंडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो कुछ अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट 1956 में लिखी है। ना अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो दो टाइप की कंपनी में, वैसे तो कई सारी टाइप की कंपनीज में बांटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के दो पार्ट हैं, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम मेंबरशिप में अप टू 50%। इसकी डेटास को एक बार देख लेना ध्यान से, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। अब ऊपर 20 लिखा था, यहाँ 50 लिखा है, तो एक बार प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड के मेंबर्स को आप लोग अच्छे से सर्च करके फिर अपनी नोटबुक में लिख लेना, ताकि एग्जाम में गलती ना करो। इनकी जो कम से कम पेड अप कैपिटल होती है वो 1 लाख होती है, ये इशू नहीं कर सकते शेयर पब्लिक को। ठीक है, ये फर्दर इट इज़ नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये लोगों से जमा पूंजी भी नहीं ले सकते। जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होते हैं ट्रांसफरेबल नहीं होते। और ये टू कंस्टिट्यूट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके पास कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। पब्लिक लिमिटेड के अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और अनलिमिटेड होते हैं मैक्सिमम। मेंबरशिप की बात करूं तो इट शुड हैव, इसकी कम से कम कैपिटल 5 लाख रुपीज होनी चाहिए। कभी कभी ना पब्लिक और प्राइवेट के लिमिटेड के अंदर डिफरेंस भी पूछा जाता है। फॉर दिस पर्पस एक प्रोस्पेक्टस चाहिए होता है जिससे कंपनी इशू करती है अपने शेयर्स वगैरह को। और शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। और डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 2 होते थे, जबकि पब्लिक लिमिटेड में 3 होंगे। नाउ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस टू स्टार्ट द बिजनेस एंड मेंटेन द बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, और बिजनेस को मेंटेन करने के लिए डे टू डे भी कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है। तो अगर शॉर्ट कितने टाइप में बांटा गया है इसको, फाइनेंसेस को 3 टाइप में बांटा गया है, दैट इज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म केसेस की बात करूँ तो सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, ट्रेड क्रेडिटर फॉर सप्लायर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, फैक्टोरिंग, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ये हो गई शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म कमर्शियल बैंक से लोन लेना, ये मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म दोनों है। और लोन फ्रॉम स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाउ जो नेक्स्ट पहलू था इसके बारे में बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट की। तो जब भी दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, दो पार्टीज आपस में एक ऑफर के लिए पहले ऑफर दिया जाता है। जैसे कि मैं ऑफर दे रही हूँ आपको कि मान लो कोई कोर्स है, मान लो 5000 का कोई कोर्स है, ठीक है, मान लो ये सपोज ही है, 5000 का कोई कोर्स है, तो आपको ना ये ऑफर दिए जाएंगे कोर्स से रिलेटेड। तो मैंने आपको ऑफर दिया कि आप ये कोर्स लेना चाहोगे, 5000 का ये कोर्स है, तो मैंने दिया ऑफर। अब आपने बोला यस मैम, तो ये एक्सेप्ट कर लिया। जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तब रिटर्न बनता है एक डॉक्यूमेंट, उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। और जब एग्रीमेंट बन जाता है तो एग्रीमेंट बनने के बाद अगर उससे लॉ की परमिशन मिल जाती है
तो वो बनता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये डिफरेंस होता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। ये विदाउट लॉ होता है, ये विद लॉ होता है। यहाँ पे लॉ की रिक्वायरमेंट होती है ज़रूर से। ना कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को इम्पॉर्टेंट लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में दी जाती है। ये सेलर परचेज ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, टेकिंग शॉप ऑन रेंट, गुड्स मैन्युफैक्चर, इन सब चीज़ों में काम में लिया जाता है। वैलिड एग्रीमेंट कौन से होते हैं? जिसमें आपने ऑफर और एक्सेप्टेंस प्रॉपर किया और जहां वो लीगली आ गया वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये किस एक्ट में आता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है जनरल प्रिंसिपल जो कि फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस एंड इन्फोर्सेबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट की अगर मीनिंग की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा बनाया गया है। इट इफेक्ट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ये बोला गया है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बने। रीजन इज, पहले आपने ऑफर किया, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस हुआ, उसके बाद एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बना। जब कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचोगे तो ये सब चीजें ऑलरेडी हो चुकी होंगी, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट तक आए। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो डेफिनेटली वो एग्रीमेंट होगा, लेकिन एग्रीमेंट के बाद हम लॉ के ऊपर फोकस करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं या नहीं बनाते, इट डज नॉट नेसेसरीली थिंक। नाउ असेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज होनी चाहिए और लॉफुल होना चाहिए। कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए जिनके बीच में एक ऑफर हो, एक एक्सेप्टेंस हो और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, ये सब एग्जाम्पल हैं। ना वाइड एग्रीमेंट कौन सा होता है? जो कि स्टार्टिंग से ही वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही गलत होता है। जो आप माइनर के साथ कॉन्टेक्ट करते हो, एग्रीमेंट बनाते हो, मैरिज से रिलेटेड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब जैसे आपने बदले में कुछ नहीं दिया है ना, जैसे कि आपको मैं कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, कोर्स के बदले में आप मुझे कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? आपका विदाउट कंसिडरेशन। एग्रीमेंट द कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल पार्ट, मिस्टेक के थ्रू आता है, या एग्रीमेंट वे ऑफ वैगर। एग्रीमेंट कंट्री, वैगर का मतलब वो वैगरिंग इफेक्ट्स नहीं होते, जैसे कि आप बात बोलते हो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, या आप बोल सकते हो कि जो लो लॉटरी वगैरह वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं वो। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेज़र। स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेज़र ये सब जगह पे कॉमन है कंट्रीज में। इंडिया के अंदर ये किस में आता है? स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेज़र एक्ट 1976 में। these स्टैंडर्ड आर मेंट फॉर regulating interstate ट्रेड और कॉमर्स इन वेट, मेजर एंड अदर गुड्स जो कि सोल्ड किए जाते हैं, सोल्ड बाय वेट और नंबर। मैट्रिक सिस्टम, अगर मैं मैट्रिक सिस्टम की बात करूं तो मैट्रिक सिस्टम, द एक्ट प्रिस्क्राइब द यूनिट ऑफ मैट्रिक सिस्टम जो कि बेसिक स्टैंडर्ड में, जैसे कोई भी यूनिट होती है ना, लेंथ मीटर, किलोमीटर, तो कभी कभी प्रोहिबिशन होता है यूज़ करने में। जैसे कि आपके जो क्लाइंट होते हैं जो कि आपका वेट नॉन स्टैंडर्ड वेट करते हैं, जिसका मतलब है ब्रिक, स्टोन, कोल, कॉपीज, इन सब की क्या होती है? ये नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल है, इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेनल्टी दी जाती है। क्या बोल रखा है? अगर आपका कोई क्लाइंट नॉन स्टैंडर्ड वेट के ऊपर न्यूमरल है तो आपको या तो फाइन देना पड़ेगा, जेल हो सकती है 6 महीने, या 1000 रुपये का आपको जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑन नॉन स्टैंडर्ड वेट, मेजर न्यूमरेशन, नैनी कोटेशन, पेनल्टी वगैरह भी लिखी हुई है यहाँ पे। सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका एंड से काम है, इम्पॉर्टेंट भी है ये, ऐसा मत सोचना कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपके एंड के लिए काम है। नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपको एक रेमेडी प्रोवाइड कर दी जाती है रिस्क वगैरह से बचने के लिए। अनसर्टेनिटी, रिस्क, इन सब से घिरी हुई होती है सबकी लाइफ, तो इन सब से बचने के लिए कहीं ना कहीं एक सेफ्टी पर्पस के लिए इंश्योरेंस को काम में लेके आया जाता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी जिसको हम इंश्योरर कहते हैं, वो हमसे कुछ चार्जेस डिडक्ट करती है और कहती है कि आपके सर्टेन इवेंट की हम क्या करते हैं,
श्योरिटी लेते हैं, अगर इन केस आपको कोई नुकसान होगा, इन केस आपको कोई प्रॉब्लम बियर करनी पड़ेगी, तो हम उसके लिए हर्जाना भुगतेंगे। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा सभी इंश्योरेंस इंडेमनीफाइबल होते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट इंडेमनीफाई, क्योंकि कितना भी आप रुपए दे लो, पैसे दे लो, लेकिन लाइफ का आप भुगतान नहीं कर सकते। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, जो कि आप चार्ज लेते हो, है ना, चार्ज लोगे ना, किसी को ऐसे बदले में तो कुछ नहीं देते हो, तो चार्जेस देते हो कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को चार्जेस देते हो। वो मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, हाफ ईयरली भी हो सकते हैं, ईयरली भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर का मतलब, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैटर इज लाइफ। अगर 5 ईयर इंश्योरेंस की बात करोगे तो या तो फायर किसी के लिए भी हो सकता है, गुड्स सामान के लिए भी हो सकता है, या प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है। Sub insured या assured, the policy is taken by the insured for a particular sum which is known as sum insured in case of general insurance and sum assured in case of life insurance. Principle of insurance, भरोसा होना चाहिए दोनों पार्टी को एक दूसरे के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए बिना भरोसे के आप किस इंश्योरेंस कंपनी को नहीं लोगे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अगर आपका कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी आप दे रहे हो इंश्योरेंस के लिए, तो वो प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और सामने वाले पर्सन को आप क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, फायर इंश्योरेंस बोथ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट और लॉस के टाइम पे, और लाइफ इंश्योरेंस लॉस के टाइम पे। इंडेमनीफाई, फायर से, मार्जिन से, बर्गलरी, चोरी वगैरह हो गई, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी खपत कर सकते हो। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा होता है जहाँ पे इंडेमनिटी नहीं मिलती। सब्रोगेशन का मतलब है आप सारी की सारी, जो भी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, इफ गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, insurance company shall have right to dispose to destroy goods after the claim of insured in respect of all loss has been settled. That is, the insured shall have no right if the in the destroyed goods after receiving compensation. देखो, जैसे कि अगर जल वल गया, कोई सामान आपका जल गया, तो जलने के बाद वो आपको क्लेम दे रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कहोगे कितना पार्ट जल गया, इतना पार्ट बचा, लाओ मुझे वापस दे दो, नहीं। सारा का सारा पार्ट, चाहे जला है, चाहे सही है, चाहे गलत है, सारा का सारा पार्ट इंश्योरेंस कंपनी रखेगी। नेक्स्ट वन इज कॉज आ प्रॉक्सिमा, प्रॉक्सिमेट अमाउंट दी जाती है। दिस रूल इम्प्लाइज दैट द कॉज ऑफ द लॉस must be proximate or immediate and not a remote one. Thus the insured can recover, वो अपना पार्ट को, जो लॉस का पार्ट है उसको कवर कर सकता है। मिटिगेशन ऑफ लॉस, द रूल कॉशन इंश्योर्ड टू टेक ऑल द, आप प्रॉपर कोशिश करो, अगर मान लो आग लग रही है तो आप कोशिश करोगे उस आग को बुझाने की, ये नहीं कहोगे कि यार जल जाने दो, इंश्योरेंस तो हो ही रखा है। डबल इंश्योरेंस का मतलब होता है, द इंश्योर्ड में गेट द इंश्योरेंस ऑफ सेम सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरेंस कंपनी। एक इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा, कई सारी कंपनी से आपने इंश्योरेंस ले लिया, कहीं से चोरी का ले लिया, कहीं से आग का ले लिया, कहीं से अगर मतलब इंसेक्ट्स वगैरह उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वहीं का ले लिया, तो वो डबल इंश्योरेंस होता है। ये परफेक्टली लॉफुल होता है, लेकिन बस रीज़न ये होना चाहिए कि जैसे कि अगर मान लो चोरी से आपको चोरी हुई है अगर सामान की, तो जिस कंपनी ने चोरी का क्लेम किया था उसी कंपनी से लॉस सफ़र करोगे, ऐसा नहीं जिससे आपने फायर इंश्योरेंस लिया था उससे आप क्लेम नहीं कर सकते, बस ये रीज़न है। नाउ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कई टाइप के होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, फायर इंश्योरेंस हो सकता है, मैरीन इंश्योरेंस हो सकता है, और जनरल इंश्योरेंस हो सकता है। तो सबसे पहले है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो प्रीमियम होता है वो फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है डेथ के टाइम के ऊपर, ठीक है। एलआईसी ज़्यादातर आपकी ये करवाती है, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए है। फायर इंश्योरेंस में जितना आपने एक्चुअल लॉस हुआ मल्टीप्लाई किया जाता है सम इंश्योर्ड, सम इंश्योरेबल, तो एक्चुअल क्लेम दे दिया जाता है। और इसके लिए भी कुछ पॉलिसी रहती है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू गिव कॉम्प्रिहेंसिव कवर, जहाँ पे आपको प्रॉपर कवर दे देती है कि सारे रिस्क से आपको बचाया जा सकता है। अदर टाइप्स ऑफ फायर पॉलिसीज, और भी बहुत टाइप फायर पॉलिसी होती है, जैसे स्पेसिफिक पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी क्या होती है, जो एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए होती है। और वैल्यूड पॉलिसी क्या होती है, जितनी वैल्यू का सामान होगा उतनी।
फ्लोटिंग पॉलिसी होती है जो बदलती रहती है। वेयर द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर द गुड लाइंग एट डिफरेंट प्लेसेस, जहाँ इधर से उधर लेके जाना है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी हो गई कि अगर आपको ये सामान की खराबी हो गई तो आपको रिप्लेसमेंट में या तो आपको सामान मिल जाएगा या तो आपको कैश मिल जाएगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिसएलोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को डिसएलोकेट करने से। नेक्स्ट इज मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस शिप्स वगैरह का होता है। एक्चुअल लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड ड्यू टू पर्ल ऑफ द सी इज कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन रिटर्न फॉर द प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड। और जनरल इंश्योरेंस कौन सा होता है, जैसे कि शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, या स्कूटर मोटर गाड़ी वगैरह का हो गया, जो कि आप जनरली आप लोगों को पता होगा। और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंदर इंश्योरेंस कंपनी आपको फिक्स्ड सम देती है अगर बॉडी इंजर्ड हुई है एक्सीडेंट के थ्रू। ठीक है। ऑपरेटिंग बैंकिंग अकाउंट्स, जहाँ पे आप कैश डिपॉजिट करते हो, कैश निकाल सकते हो, तो ये बैंकिंग अकाउंट्स होते हैं। ओके। आप क्रॉसिंग द चेक करते हो, टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हो, कैश पेमेंट ओवर द काउंटर शैल बी रिफ्यूज्ड इफ द चेक इज क्रॉस्ड। इन सच अ केस द पेमेंट शैल बी obtained थ्रू द कलेक्टिंग बैंक। अगर मना कर देती है तो कलेक्टिंग बैंक से। जनरल एंड स्पेशल क्रॉसिंग कौन सी होती है, जब टू पैरेलल लाइंस होती है, नाम लिखा हुआ होता है, तो ये स्पेशल क्रॉसिंग होती है। Third type of crossing is to put a person on his guard before accepting the check। मतलब आप चेक कर लो उसके पास कोई डिफेक्टिव आइटम तो नहीं है। फोर्थ होता है नेगोशिएटेबल ऑफ अ चेक। द पेमेंट इन दिस केस कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय द पेई। जो पेई होता है उसको क्लेम किया जाएगा। फिफ्थ टाइप ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग इज पेमेंट रिफ्यूज कर दी जाएगी इफ द चेक बियरिंग स्पेशल क्रॉसिंग इज नॉट प्रेजेंटेड। अगर स्पेशल क्रॉसिंग नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। रिफ्यूजल पे कौन सा होता है, इफ चेक इज प्रेजेंटेड आइदर बिफोर इट्स डेट और 6 मंथ आफ्टर द डेट। आप जो डेट लिखी है उससे पहले दिखाओगे या 6 महीने बाद का दिखाओगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। कस्टमर के अकाउंट में पैसा ही नहीं है। बैंक कम्स टू नो ऑफ द डेथ ऑफ कस्टमर। कस्टमर का पता चल गया, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, ल्यूनेटिक हो गया। इफ कोर्ट हैज सर्व्ड अ ग्रेनिश ऑर्डर, कोर्ट से ऑर्डर मिल रखा है कि आपको पेमेंट नहीं देनी। बैलेंस नहीं है, ये तो मैंने बता दिया। नॉट डेटेड, डेट ही नहीं लिखी, साइन वगैरह नहीं हो रखे। ठीक है। और इफ़ द बैंक सस्पेक्ट और हैज़ रीज़न टू बिलीव कि जो टाइटल है, जो होल्डर का टाइटल है वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट भी दी जाती है। ठीक है। पनिशमेंट क्या है, ड्रॉयर अगर निकलेगा, अगर फ्रॉड निकलेगा तो उसको जेल हो सकती है 1 साल की, या उसका फाइन हो सकता है जितना चेक में अमाउंट होगा उसका डबल। ठीक है। तो ये तो हो गया कंप्लीट। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, और बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।